हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की यानी कि ये क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। सॉरी मेरे मुंह से निकल गई भैया, मैं क्या करूं। सुबह 9 बजे अब ली जाने लगी है ये क्लास द हिंदू एनालिसिस की, तो आप यहाँ पर मेरे साथ में लाइव ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप बिल्कुल से ले सकते हो। कोड यूज कर सकते हो SRC10। दोस्तों अभी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 26 तारीख तक एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर आप लोगों को 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ में आपको किताबें मिलेगी, बुक मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और साथ में अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। याद रखना इस SRC10 के अंदर कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? वैसे तो दे ही रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर कि एडिटोरियल के अंदर क्या खास है। इम्प्लीकेशन ऑफ 5G रोल आउट फॉर द लॉ एनफोर्समेंट। देखो यार, रिसेंटली क्या हो रहा है कि 5G का रोल आउट जो है वो भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। अब 5G की स्पीड 4G से ज्यादा होगी, तो इमेजिन कर पा रहे हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो, स्पीड जब बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के कारण बढ़ती है। जब इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आपने सुना होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो फिर क्या होता है कि यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। अब मैंने क्या कहा, अगर किसी चीज की स्पीड ज्यादा है, इंटरनेट की स्पीड ज्यादा है, वेव की स्पीड ज्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। वेवलेंथ कम होगी मतलब जो एरिया वो कवर करेगी वो कम होगी। जैसे अगर तेज इंटरनेट होगा ना तो उसका एरिया जो है वो कम कवर होगा। स्लो इंटरनेट होगा तो ज्यादा एरिया में होगा। 2G आप देखो कि जहां पर 4G 3G नहीं आता वहां पर 2G चलेगा, कहीं पे भी 2G चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कम है पर एरिया ऑफ कवरेज ज्यादा होता है। पर वहीं अगर मैं 4G की बात करूं तो 4G के अंदर आओगे तो स्पीड बढ़ गई पर उसका एरिया जो है वो कम हो जाता है। टावर के आसपास के एक एरिया के अंदर इंटरनेट मिलता है, थोड़ा बाहर गए ट्रेन वेन में बैठे तो फिर फोन को से ठोकना पड़ता है, पर वो नेट चल नहीं पाता है। तो ये सारे इशू जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप समझ लो कि 5G जब आएगा तो इसके अंदर क्या होगा कि 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया गया। एक लोअर बैंड किया गया, एक मिडिल बैंड किया गया, एक हाई बैंड किया गया। जिसके अंदर हाई बैंड वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तेज इंटरनेट देगी। इंटरनेट तेज देगी पर एरिया कितना कवर करेगी? जल्दी से बोलो, कमेंट करो। चलो ठीक है, मिडिल बैंड क्या करेगी? स्पीड मीडियम देगी तो एरिया भी मीडियम कवर करेगी। लोअर बैंड थोड़ी सी कम स्पीड देगी पर एरिया जो है वो थोड़ा ज्यादा कवर कर जाएगी। इस तरीके से ये 3 बैंड के अंदर 5G देखने को मिलेगा। तो 5G की स्पीड जो है वो तेज होने वाली है 4G के मुकाबले, और अलग अलग बैंड में हम लोगों को ये 5G जो है वो मिलने वाला है। अब इसी 5G के आने की वजह से भारत की सिक्योरिटी के अंदर क्या चीजें देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, 5G के आने की वजह से पुलिस थोड़ा सा एक इफेक्टिव काम कर सकती है। हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि यार हमारी पुलिस को हम लोग स्मार्ट बनाएंगे। अब जब 5G आएगा तो इंटरनेट स्पीड तेज हो जाएगी, मतलब लेटेंसी वगैरह कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर पुलिस की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जैसे पुलिस जो है वो कैमरे का प्रयोग करती है, बॉडी कैमरे का। पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है ना। तो उन सारी टेक्नोलॉजी के अंदर पुलिस को काफी ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि ये सारे डिवाइस जो है वो अच्छे से काम करने लगेंगे, फुर्ती से काम करने लगेंगे, तेजी से काम करने लगेंगे। साथ में आपने देखा होगा कि आप ऐसे कई सारे बड़े शहरों में ऐसा होता है कि यहाँ पर ये ट्रैफिक लाइट लगी है और यहाँ पर एक लाइन लगी रहती है इस तरीके से। ठीक है, आपको गाड़ी इस लाइन के पीछे खड़ी करनी होती है। अगर आप गाड़ी को इस लाइन के आगे लेके गए तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट के ऊपर कैमरे लगे होते हैं और वो कैमरे आपकी नंबर प्लेट का फोटो खींच लेते हैं और फिर उसके बाद में आपके घर पे चालान आ जाता है। ये होता है। ठीक है, तो आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी ये होने लगा है।
अब इस दौरान में क्या होता है, कई बार क्या होता है, वो कैमरा जो है वो इंटरनेट स्लो होने के कारण क्लियर इमेज नहीं ले पाता है, तो पुलिस को सही से पता नहीं लग पाता है कि यार क्या हुआ, मतलब क्या कौन सा नंबर है गाड़ी का नंबर क्लियरली पता नहीं लग पाता, तो इशू होता है। 5G के आने की वजह से स्पीड बढ़ेगी, जिसके कारण से इमेज क्लियर आएगी, जिसके कारण से जो पुलिस है उसका काम थोड़ा आसान हो जाएगा इन सारी चीजों के अंदर। इतना ही नहीं, पुलिस की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब भी इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है तो उसके कारण से स्टोरेज कैपेसिटी अपने आप बढ़ती है। 2G का फोन आया था, याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालो, आप देखोगे कि यार 16 GB बहुत हो जाता था, 1-2 GB के फोन चल रहे थे छोटे छोटे। 3G आया तो फिर 16 GB के आसपास के फोन जो है वो प्रयोग होने लगे थे, थोड़े से ज्यादा स्टोरेज वाले। फिर 4G आया, 4G आया तो दुनिया इतनी बदल गई कि 64 GB भी कम लगने लगा है। ठीक है, आजकल फोन के अंदर 128 GB आने लगा है। 5G की तैयारी पहले से होने लगी है, क्योंकि अब 64 GB भी फोन के अंदर कम पड़ने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो क्या होता है, जब भी इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो फिर स्टोरेज जो है वो बढ़ाना पड़ता है। वैसे ही पुलिस के पास में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने के कारण इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है वो और बेहतर होगी। साथ में एक सिक्योर कनेक्शन जो है वो पुलिस को मिलेगा, और पुलिस जो है वो एक अच्छे रूप से काम कर पाएगी। ये सब बातें तो कहने की है, सुनने की है, अच्छी लग रही है, पर हकीकत बात बताता हूँ ऑन लेवल, ग्राउंड लेवल की। पुलिस के अंदर क्या होता है, पुलिस के अंदर एक व्यक्ति की भर्ती होती है। अब पुलिस के अंदर जिस व्यक्ति की भर्ती हुई है वो सुबह शाम तक, है ना, मतलब शारीरिक श्रम ज्यादा करता है व्यक्ति। ठीक है, पुलिस की भर्ती के वजह, और फिर भर्ती होने के बाद शारीरिक श्रम भी कम हो जाता है, मतलब फिर आदमी बाद में पहुंचता है, पेट पहले पहुंच जाता है। तो हमारे यहाँ पे पुलिस पहले ही अनफिट है। पर वो जो पुलिस है उसको टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज नहीं है। आप किसी पुलिस वाले से बोलोगे तो पुलिस वाला ऐसे करके फोन चलाएगा, ऐसे करके। ठीक है, वो जो ऐसे करके फोन चलाएगा वो उसको ही कई बार सारी चीज समझ नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी पुलिस पहले ही पिछड़ी हुई है। ऐसी कंडीशन के अंदर 5G टेक्नोलॉजी का एनरोलमेंट पुलिस को और पिछाड़ देगा। ठीक है, दूसरा कि हमारे पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है 5G को लेके। हम लोग कह रहे हैं 5G आएगा सब चीज ठीक हो जाएगी, रामराज्य आ जाएगा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है 5G का? 5G के इक्विपमेंट कहाँ है? हमारे इक्विपमेंट तो 4G के लायक है, हमारे इक्विपमेंट तो 2G लायक है, और वहां पर हम लोग 5G चलाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो तो होनी है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप जानते हो ना कि यार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस वगैरह है, इनसे तेज टेक्नोलॉजी को कोई अडॉप्ट करता है तो क्रिमिनल कर जाता है। क्रिमिनल पुलिस से तेज होता है। ठीक है, 2 कदम आगे रहते हैं ये लोग। तो इसके कारण से क्या होगा, देश के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे, साइबर सिक्योरिटीज के इशू आएंगे, क्योंकि भारत के अंदर पहले ही साइबर सिक्योरिटी का जो मामला है वो काफी शेकी है। अभी तक हम लोगों ने प्रोटेक्शन बिल, डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास नहीं किया है, कोई प्रॉपर कानून नहीं है, जिसके कारण से साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पहले ही कंसर्न 4G के अंदर है, 5G के आने की वजह से और ज्यादा होंगे। ठीक है, 5G के अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन कम होता है, जिसके कारण से पर्सनल डाटा जो है बाहर जाने की दिक्कत होती है। मैंने बताया कि बैंडविड्थ 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर है, हाई में भी, मिडिल में भी, लो में। हैकर जो है वो उसके पास में ज्यादा चॉइस है, वो हाई वाली को भी हैक कर सकता है, मिडिल वाली को भी, लो वाली को भी। वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार यहां पर हैकिंग करेगा, उसको ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी हम लोगों को 5G के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं 5G जो है उसकी वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जैसे कंसील एक्टिविटी, जैसे खुद की लोकेशन जो है वो छिपा लेगा एक व्यक्ति तेजी से। कई बार साइबर अटैक होते हैं, कई बार कुछ तरीकों से हैकिंग की जाती है, कई बार कुछ तरीकों से हैकिंग करनी भी नहीं पड़ती है और साइबर फ्रॉड हो जाते हैं। जैसे आपको मैसेज करा कि 2000 रुपए में मोबाइल फोन ले लो, आपने उसको फोन करा कि हाँ भैया मेरे को चाहिए फोन, और फिर उसने बोला कि ठीक है आप पेमेंट कर दो, मैं आपको फोन भेज दूंगा। 2000 का पेमेंट आपने किया, आपके पास में एक डब्बा भी आया, पर उस डब्बे के अंदर ईंट रखी हुई थी। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मतलब मेरे साथ हुआ था, एक बिजली विभाग से मेरे पास फोन आया था, पहले मैसेज आया था कि आपका बिजली का बिल भरा गया है, ऑनलाइन भरते हैं आजकल तो, पर वो अपडेट नहीं हुआ है और 9 बजे तक आपकी बिजली कट जाएगी, बिजली ना कटवानी हो तो हमको फोन लगा दो उस नंबर पे। तो मैंने फोन लगाया कि भैया आपका मैसेज आया था, तो बोले हाँ जी हाँ जी, एकदम प्यार से बात करी। मेरे को वही डाउट हो गया, क्या ये नगर निगम वाला नहीं है? नगर निगम वाले कब से प्यार से बात करने लगे? फिर मैंने सोचा क्या पता मतलब कोई एक्सेप्शन होगा। मैंने बोला कि यार आपका मैसेज आया था ऐसा ऐसा ऐसा,
तो बोलता है कि अरे हाँ वो आपका अपडेट नहीं हुआ है, रुको मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं आपको अपडेट करा देता हूँ। एक काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ। मैं आपको पर्टिकुलरली गाइड कर रहा था वो मेरे को कि आप प्ले स्टोर के ऊपर जाओ और एक ऐप है वो डाउनलोड करो, जिससे ना मेरे फोन का एक्सेस मैं उसको दे सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैंने वो ऐप डाउनलोड भी कर लिया। मैंने देखा कि अरे इससे तो मेरा फोन का एक्सेस उसको मिल रहा है। तो बोलता है सामने जो नंबर लिखा है वो बता दो। मेरे को शक तो पहले ही हो गया था कि नगर निगम वालों के सामने हाथ पांव जोड़ो तो मदद नहीं कर रहे हैं, ये खुद से फोन पे कैसे मदद कर रहा है। फिर जैसे ही उसने वो लोग मांगने की कोशिश करी, मैं समझ गया कि गड़बड़ तो है। तो फिर मैंने उसको काट दिया फोन। फिर मेरी पहचान में एक नगर निगम वाला था, मैंने उसको फोन लगाया तो उसने मेरे को बताया कि अरे यार ऐसी मूर्खता की वजह से क्या होता है कि ये फोन पे वगैरह का एक्सेस ले लेते हैं और आपका अकाउंट पूरा खाली कर देते हैं, तो ऐसे इशू हो जाते हैं। ठीक है, तो 5G की वजह से क्या होगा, ये जो इशू है वो तेजी से कर पाएगा। मतलब एक आदमी सोचेगा उसके पहले पहले तो सारा काम करके चले जाएगा, तो ये इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज जो है वो देखने को मिलेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग का प्रयोग देखने को मिलेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग का प्रयोग टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर सकेगी, जिसके कारण से देश के अंदर सिक्योरिटी का इशू होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 5G को नहीं लाएंगे। सीधी सी बात है, 5G तो लाना है। अगर चोर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी क्यों नहीं बढ़ा पा रही, जबकि उनके पास में तो ज्यादा रिसोर्स है। तो हम लोगों को फोकस क्या करना है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऊपर। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हमको ट्रेन करना है। पहले तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए 5G को लेके। दूसरा कि नए टाइप ऑफ क्राइम टेलीकॉम इंडस्ट्री और साथ में गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए 5G क्राइम टास्क फोर्स बनाई जाए। क्योंकि इंटरनेट तेज होगा ना तो नए क्राइम के आवाम क्रिएट हो जाएंगे। जैसे 4G आया तो उसके अंदर हम लोगों को नए टाइप के क्राइम देखने को मिले हैं। साइबर बुलिंग देखने को मिला है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यार हैकिंग वगैरह शुरू हो रही है ज्यादा। हम लोगों को देखने को मिला है कि इंटरनेट के जरिए लोग जो है वो एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, ये इशू देखने को मिल रहा है। मतलब 4G की वजह से कुछ नए प्रकार के क्राइम उभर के आए थे। ये 2G के समय पे नहीं थे, ये 4G के समय पे आए। ठीक है, तो 5G के समय पे भी नए क्राइम आ सकते हैं। हमको वो नए प्रकार के क्राइम के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब नए प्रकार के क्राइम के लिए मेरे को तैयार रहना है तो पहले मेरे को नया क्राइम पता, तो मेरे को पता ही नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ कह रहे हाँ नया क्राइम आएगा उसके लिए तैयार करना है लोगों को, पर पता भी तो हो। उसके लिए मॉनिटरिंग टास्क फोर्स बनाई जाए। टास्क फोर्स से बताया कि अच्छा ये नया प्रकार का क्राइम आया है, इसके लिए ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो, जिसके लिए फिर पुलिस फोर्स को हम लोग ट्रेनिंग दें। साथ में हम लोग रेगुलर रेगुलेशन निकालें, जो ये जो नए प्रकार के क्राइम है उसे भी क्रिमिनलाइज करें। देखो डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बिल निकाला गया वो हटा दिया गया। अब डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भारत के अंदर है नहीं, वो है ही नहीं, कभी था ही नहीं। तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों को लाना पड़ेगा, प्रॉपर रेगुलेशन हमको लाने पड़ेंगे। एक रेगुलेशन से इंटरनेट नहीं चलता। इंटरनेट एक बहुत ही वास्ट थिंग है, जो ट्रायल और फिर उसके बाद में उसको ठीक करना, फिर ट्राई करना, फिर टेस्ट करना, ट्राई करना, टेस्ट करना, ठीक करना, ट्राई करना, टेस्ट करना, एनालाइज करना, स्ट्रेटेजाइज करना। इससे क्या होता है कि हम लोगों का अच्छी चीज बन गई, ट्राई करना, टेस्ट करना, एनालाइज करना, स्ट्रेटेजाइज करना, गुड थिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इन सारी चीजों के जरिए हम लोग स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। और जो रेगुलेशन है वो केवल एक नहीं आएगा, हर बार एक अलग क्राइम के लिए एक अलग रेगुलेशन निकाला जाए, हमारे रेगुलेशन के अंदर वो चेंजेस किए जाए, ताकि जो साइबर क्राइम है उसको हम लोग रोक सकें। तो ये इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर हमको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को 5G के क्राइम के लिए फैसिलिटेट कराने के लिए मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं चबाहर पोर्ट के लिए। चबाहर पोर्ट के ऊपर क्या केस है, तो रिसेंटली हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि भारत के जो पोर्ट मिनिस्टर हैं, है ना, सोनोवाल, वो अभी ईरान गए थे और उस दौरान में उन्होंने कहा कि मरीटाइम रिलेशन को हमको ठीक करना है, जिसके अंदर चबाहर पोर्ट इंडिया की कनेक्टिविटी के लिए यूरोप, रशिया, सेंट्रल एशिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसको बताया भी था, पर यहाँ पर थोड़े से कुछ बड़े एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा डिटेल के अंदर चबाहर पोर्ट के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखो चबाहर पोर्ट आपको ईरान के अंदर यहाँ दिखेगा, यहाँ पर ये इंडिया है और ये ब्लू कलर का यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, आप देख सकते होगे कि चबाहर पोर्ट कहाँ पर है, गल्फ रीजन के अंदर। ठीक है,
अब हुआ क्या था कि 2003 का समय था जिस दौरान में भारत के पाकिस्तान के साथ में रिलेशन बेकार हो रहे थे। 1998 के अंदर कारगिल का युद्ध हो गया था। कारगिल के युद्ध के बाद में हम लोगों ने देखा कि यार 2001 के अंदर भारत की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया। लगातार छोटे मोटे टेररिस्ट अटैक देश के अंदर चल रहे थे, तो पाकिस्तान के साथ में इशू जो है वो भारत का देखने को मिल रहा था। अब भारत का इशू पाकिस्तान के साथ में था। ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों को समझ में आया कि अरे यार ये लोगों के साथ में ज़्यादा रिलायबल नहीं है पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान के जरिए हम लोग सेंट्रल एशिया वगैरह के अंदर जाते थे, तो हम लोगों को डर रहता था कि यार हमारा कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, क्योंकि कई बार हमारा रिलेशन खराब होता है और फिर कनेक्शन टूट जाता है। तो 2003 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने चबाहर पोर्ट को बनाने का काम शुरू किया था। उन्होंने सोचा कि अरे यार पाकिस्तान रहने दो, एक काम करते हैं अपन यहाँ से कनेक्शन बैठाते हैं और हम लोग अफगानिस्तान वगैरह के अंदर जा पाएंगे। ऊपर से क्यों नहीं सर, ऊपर अफगानिस्तान से वखान कॉरिडोर, मतलब यहाँ से वखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है, तो हम लोग अफगानिस्तान जाके फिर ऐसे सेंट्रल एशिया के अंदर क्यों नहीं जा सकते। याद करो ये रीजन जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान है। ऑन ग्राउंड देखा जाए तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस रीजन के अंदर से पाकिस्तान हमको जाने देगा नहीं, जिसके कारण से ऊपर वाला कनेक्शन हमको मिल पाएगा नहीं। ऐसी कंडीशन के अंदर कांडला पोर्ट से चबाहर पोर्ट और उसके बाद में सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी बैठाने की बात की गई थी। मतलब पहला कारण था पाकिस्तान को हटाओ, कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से बनाओ। दूसरा कारण, तीसरा कारण था कि गल्फ रीजन के अंदर अपना पोर्ट बनाना, और वो पोर्ट चबाहर पोर्ट के रूप में भारत ने बनाया था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री बने अगले डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय पर, ये आपको चबाहर पोर्ट दिख पा रहा होगा, इधर आपको इंडिया दिख पा रहा होगा, पूरी वही इमेज है, थोड़ी सी डिटेल में। यहाँ पर आप चबाहर पोर्ट देख रहे हो। अब चबाहर पोर्ट से मेरे को अफगानिस्तान जाना है, तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे की कनेक्टिविटी भी तो होनी चाहिए। तो वो किया गया था, पहले चबाहर पोर्ट से कनेक्टिविटी बनाई गई थी जाहेदान तक। जाहेदान ईरान के अंदर है। फिर जाहेदान से जरांज तक एक और कनेक्टिविटी बनाई गई थी यहाँ पर। फिर जरांज से यहाँ पर रेलवे लाइन बैठाई गई थी। जरांज से एक हाईवे बनाया गया था जो कि यहाँ पर देलाराम तक जा रहा था। और ये जो हाईवे कनेक्शन है जो देलाराम तक जाता है, ये देलाराम का हाईवे यहाँ पर हेरात से भी कनेक्शन क्रिएट करता है। कांधार जहाँ पर इंडिया की आपको एम्बेसी देखने को मिलेगी, गजनी, काबुल, मज़ार शरीफ, इंपॉर्टेंट जितने भी अफगानिस्तान के शहर हैं उनसे कनेक्टिविटी बनाने की शुरुआत जो है वो इस समय पे कर दी गई थी। ये की गई थी मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान में। अब आप ये ईयर याद रखो, 2003 के अंदर चबाहर पोर्ट बनाने की शुरुआत की गई। मनमोहन सिंह ने कनेक्शन अफगानिस्तान के साथ में बनाया, पर इसी समय क्यों बनाया, इसके पहले क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इस समय तक आते आते तालिबान जो है वो 2001 के अंदर डिफीट हो चुका था और अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार क्रिएट हो चुकी थी अफगानिस्तान के अंदर। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अब जब अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सरकार थी तो अफगानिस्तान ढूंढ रहा था मेरे आसपास डेमोक्रेसी कौन सी है। वो देखा पाकिस्तान, तो उसको हंसी आ गई 2 पल के लिए, कह रहे यार ये क्या बोल दिया मैं। फिर वो बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। फिर उसने आसपास के और देश देखे तो उसके दिमाग में आया कि यार इंडिया से बेहतर डेमोक्रेसी कोई है ही नहीं। और फिर इंडिया के साथ में अफगानिस्तान का रिलेशन काफी बेहतर हुआ। अफगानिस्तान की आर्मी को हम लोगों ने इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग भी दी गई थी भारत के द्वारा। अफगानिस्तान की ये के अंदर हम लोगों ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए थे। उनकी पार्लियामेंट हम लोगों ने बनाई है। वहाँ पर सलमा डैम जो है वो भारत ने बनाया है। ये सारी चीज़ें भारत ने डेवलप की है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट करने की भी शुरुआत की गई और उसी बीच में अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी जो है वो भारत के द्वारा बनाई गई। ठीक है। फिर क्या हुआ कि 2016 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री थे 2016 के अंदर, 2014 में बन गए थे। 2016 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री अफगानिस्तान जाते हैं, नरेंद्र मोदी। और उस समय पर अफगानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ाने की बात की जाती है, जिसके बाद में आप अफगानिस्तान को देखोगे तो अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। मतलब अफगानिस्तान को समुद्र का एक्सेस कहाँ से, आप खुद देखो, मतलब कहीं से समुद्र मिल पा रहा है कि अफगानिस्तान को नहीं। जब अफगानिस्तान को समुद्र नहीं मिल पा रहा है तो अफगानिस्तान को किसी पोर्ट का एक्सेस तो देना पड़ेगा। अब भारत ने यहाँ से ये कनेक्शन बनाया हुआ था, तो भारत ने कहा कि अफगानिस्तान इस कनेक्शन का प्रयोग कर सकता है ताकि अफगानिस्तान की रिलायबिलिटी भारत के ऊपर और बढ़े।
तो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हो गया जिसके अंदर अफगानिस्तान, ईरान और भारत तीनों थे, और अफगानिस्तान ये भारत के पोर्ट का प्रयोग कर सकता था। ठीक है, इस तरीके से सारा डेवलपमेंट हुआ। आज के समय पे भी इंडिया की जो पोर्ट अथॉरिटी है वही अफगानिस्तान, वही इस चबाहर पोर्ट को पूरा रेगुलेट करती है, जिसके अंदर इंडिया पोर्ट ग्लोबल चबाहर पोर्ट फ्री जोन करके देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ऊपर बैठे दो षड्यंत्रकारी देश, जिसके अंदर एक चाइना दिख जाएगा, एक पाकिस्तान दिख जाएगा, इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, तो चाइना जो है, जब पाकिस्तान का ने चाइना का हाथ पकड़ा तो फिर पाकिस्तान को तो सीधी सी बात है पैसे चाहिए थे। अब पैसे चाहिए थे तो चाइना ने उसको बहुत पैसे दिए, जिसके बाद में चाइना ने यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट किया, जिसके बाद में यहाँ पर ग्वादर पोर्ट क्रिएट किया गया, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में भी आ चुका था कि अरे यार पिछली बार 1971 के अंदर कराची के अंदर इंडिया ने इतने बम मारे थे कि हम लोग कराची का पोर्ट यूज ही नहीं कर पाए, तो हमको समझ नहीं आता अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ऐसे केस के अंदर ग्वादर पोर्ट जो है वो बनाया गया था, जिसके बाद में ये चबाहर पोर्ट का प्रयोग इस ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत की सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस जो है वो चबाहर पोर्ट की देखने को मिलती है। मतलब भारत की कनेक्टिविटी के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए ईरान का अपना एक अलग महत्व है, और ईरान जो है वो भारत को एक बेहतर कनेक्टिविटी देता है बाय चबाहर पोर्ट। ठीक है, अब मेरी एक और बात सुनो, चलो चबाहर पोर्ट जो है वो अच्छी कनेक्टिविटी दे रहा है, पर कुछ इशू है। इशू क्या है? पहला इशू तो यह है कि यार जो अफगानिस्तान है जिसके अंदर हम लोगों ने कनेक्टिविटी बनाने की बात की, वो अफगानिस्तान के अंदर तो अब तालिबान की सरकार आ गई है, जिसके कारण से हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान के अंदर क्रिएट किया उसके ऊपर ही डाउट क्रिएट हो रहा है कि कभी वो यूज में आएगा कि नहीं आएगा, जिसके कारण से अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशियाई कनेक्टिविटी बन पाना मुश्किल है। एक तो ये इशू है, जबकि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी। नॉट जस्ट दिस, एक और चीज आप देखो कि ईरान की क्या राजनीति चल रही है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू करे थे, अमेरिका को दिक्कत हो गई, अमेरिका के पेट में दुखने लगा, तो अमेरिका पहुंच गया, कह रहे नहीं 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 बंद करो बंद करो बंद करो। और उसके बाद में ईरान और P5+1 कंट्री, 2 सेकेंड, P5+1 कंट्री यानी कि 5 परमानेंट मेंबर जो कि अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपको यूके दिखेगा, फ्रांस दिखेगा, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, 5 परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी जो है वो नहीं है, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है, पर ये 6 देश जो है वो यहाँ पर बैठे थे ईरान के अगेंस्ट में। टोटल 7 देश हुए थे जिनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, इट इज जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा अगर ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देता है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया था 2015 के अंदर, जिसके बाद में 2018 के अंदर फिर आए थे गजब के प्रेसिडेंट, नाम था डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलेटरली JCPOA को ही तोड़ दिया। JCPOA को तोड़ा तो अब फिर कुछ बचा नहीं, जिसके बाद में ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे, पहले से खतरनाक सैंक्शन लगे, जिसके बाद से 2018 के बाद से भारत 0 ऑयल लेता है ईरान से, मतलब ईरान से हम लोग तेल नहीं लेते, पहले ईरान का ऑयल हम लोग काफी मात्रा में लिया करते थे। ऐसी कंडीशन में ईरान के साथ में इंडिया का रिलेशन जो है वो कमजोर हो रहा है। अब ईरान देख रहा है कि मेरे साथ में तो इंडिया भी नहीं खड़ा, ईरान देख रहा है कि अमेरिका तो मेरे अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, ईरान देख रहा है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल जैसे देशों से मेरे ऊपर लगातार खतरा बना हुआ, ईरान देख रहा है कि मैं तो बिल्कुल साइडलाइन हो गया हूं, तो ईरान सोचेगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, किसी के पास तो जाना पड़ेगा। तो भैया अमेरिका अगर एक तरफ है तो अमेरिका के अगेंस्ट वाले ग्रुप में जाएगा ना। कौन सा ग्रुप है? आरसी मतलब वो मत समझना, है ना, आरसी का मतलब है वहां दिमाग चला गया, रशिया चाइना। ठीक है, तो रशिया चाइना का जो रिलेशन है वो ईरान के साथ में बढ़ गया। अब चाइना का रिलेशन अगर इंडिया के साथ में बढ़ गया तो इशू इंडिया के लिए क्रिएट हो गया कि नहीं, क्योंकि हम तो चबाहर पोर्ट को चाइना के खिलाफ भी डेवलप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समझना कि यहाँ पर आप चाइना देख रहे हो, ठीक है, चाइना, और यहाँ पर ये सेंट्रल एशिया के देश देख रहे हो, सेंट्रल एशिया के देश चाइना से कोलैबोरेट कर रहे हैं, बढ़िया जीवन चल रहा है इनका, ठीक है, पर चाइना के लिए इन देशों के मन में डर है, क्योंकि इन्होंने चाइना की हरकत श्रीलंका के अंदर देखी हुई है कि यार हम्बनटोटा पोर्ट को ले ही गए,
तो इनको डर लगा रहता है कि यार चाइना का लोन जो है वो ठीक नहीं है, पर इनके पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कौन सा देश अवेलेबल है इनके पास में ऐसा जो यहाँ पर इतना निवेश करेगा। अब अगर इंडिया को कुछ करना है तो इंडिया को यहाँ पहुंचना पड़ेगा, इंडिया के पास में कनेक्टिविटी नहीं है। तो चबाहर पोर्ट से कनेक्टिविटी लेके हम लोग सेंट्रल एशिया आना चाह रहे थे, जिसके अंदर हम लोग चाइना को काउंटर कर रहे थे, क्योंकि चाइना जो है वो भी तो ही करता है, क्या करता है, उसकी कनेक्टिविटी बांग्लादेश से है क्या, देख लो आप, है क्या, श्रीलंका से है क्या, पर फिर भी कोलैबोरेट कर रहा है ना, समुद्र के रास्ते से पहुंच जाता है, कह रहे इधर आओ हम बताते हैं, पहुंच जाता है और इनके साथ में कोलैबोरेट करता है इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करता है। तो जैसे को तैसा करना पड़ेगा ना, तो फिर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सेंट्रल एशिया से कनेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और वही भारत कर भी रहा है। रिसेंटली आप सेंट्रल एशिया की समिट देख रहे थे कि नहीं, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल रहे थे। अब अगर ईरान का रिलेशन चाइना के साथ में बेहतर होगा तो चाइना जो है वो यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है चबाहर के अंदर। तो कई सारे रोड ब्लॉक भी हैं चबाहर पोर्ट को लेके, ठीक है, बात समझ में आई। इसके अलावा फिर बात करते हैं खबरों के ऊपर, खबरों के अंदर क्या खास है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए नए रूल्स जो है वो भारत सरकार द्वारा लाए गए हैं, जिन रूल्स के अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को टाइप 7 टाइप का अकोमोडेशन दिल्ली के अंदर दिया जाएगा 6 महीने के बाद, आफ्टर द डेट ऑफ सुपर अन्यूशन। चीफ जस्टिस और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको एक अकोमोडेशन देंगे, उनको सेक्रेटेरिएट का असिस्टेंस देंगे, और साथ में उनको पूरे 24 घंटे सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट ने रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन होते हैं, यहाँ से ये सवाल आता है पहला, क्या कौन इन्हें अपॉइंट करता है, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, चौथा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन होती है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन से, कि मतलब जज पहले क्वालिफाई होगा तभी तो अपॉइंट होगा। तो पहले तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज। इसकी कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं बताया गया, जैसे एमएलए के लिए बताया गया है, जैसे राज्यसभा के मेंबर के लिए बताया गया, लोकसभा के मेंबर के लिए बताया गया, प्रेसिडेंट के लिए बताया गया, वाइस प्रेसिडेंट के लिए बताया गया, पर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के लिए कोई मिनिमम एज नहीं होती। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सबसे पहले। सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ में अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि या तो वो 5 साल या उससे ज्यादा से हाई कोर्ट या उसके लेवल के किसी कोर्ट के अंदर एक जज के रूप में काम कर रहा है, किसी एक कोर्ट में या फिर 2 या 3 कोर्ट में, टोटल मिला के 5 साल होने चाहिए, या फिर 10 या 10 से ज्यादा साल के अंदर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के लेवल के किसी कोर्ट के अंदर वकालत यानी कि एडवोकेसी कर रहा है, या फिर वो एक एक्सेप्शनल जूरिस्ट है प्रेसिडेंट की नज़रों में। इनमें से कोई सी भी एक चीज पूरी हो जाती है तो, और साथ में सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तो होनी ही चाहिए, तो एक व्यक्ति क्वालिफाई है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। कोलेजियम सिस्टम नाम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, ये पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं और एक नॉर्मल लेजिस्लेशन के जरिए किया जा सकता है, मतलब उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं लाना, एक सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करना है, बस हो गया, काम खत्म, ठीक है। लगभग 33 प्यूनी जज प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के अंदर सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर उसके पहले थोड़ा सिलेबस को एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गया कि हाँ सिलेबस भी बताना था, मतलब ये टॉपिक हम लोगों ने कहाँ कहाँ से पकड़े हैं। तो देखो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके वे फॉरवर्ड जो है वो लिख लेना, प्रॉब्लम वगैरह तो खुद बन जाती है ना, पर वे फॉरवर्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है तो वो वे फॉरवर्ड लिख लेना। इसके अलावा फिर GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो मतलब मैंने बताया टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर चबाहर पोर्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये एनालिसिस बेस्ड टॉपिक है ना, ये आप मैप देखो और खुद ही समझ जाओ चीजों को, ठीक है, किस सरकार ने क्या किया इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
इसके अलावा फिर GS2 के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो जुडिशरी के लिए जो नए नियम वगैरह आते हैं वो डायरेक्टली सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, इस कारण से मैंने टॉपिक जो है वो कवर कराया है। इसके अलावा फिर सेक्स रेशियो एट बर्थ, सोसाइटी के अंदर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। वुमन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया हर 2-1 साल के अंदर पूछे जाते हैं। सेक्स रेशियो क्या है, वुमन के लिए ही है कि वुमन की क्या भागीदारी है। ऐसी कंडीशन के अंदर रिसेंटली एक पीव रिसर्च ने ये बताया है कि देश के अंदर जो सन बायस है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, और अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ मिसिंग गर्ल जो है वो कम हो रही है। मतलब मिसिंग गर्ल का मतलब क्या होता है, आज भी कई सारी जगहों पर सीक्रेटली अबॉर्शन कराए जाते हैं सेक्स के आधार पर। अगर फीमेल है तो उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है फीटस के अंदर ही। हालांकि एक हीनस क्राइम है, ये दर्दनाक चीज है, जहां पर मेल और फीमेल के बीच में इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन पहुंच जाता है। इसके कई सारे कारण हैं। कई सारी कम्युनिटी जो है फीमेल को एक इकोनॉमिक बर्डन समझती है, जिसके कारण से ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जबकि खुद ही इन सारी चीजों का कारण है। वुमन जो है वो आज के समय पर दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मतलब एक समय हुआ करता था जिस समय पे वुमन को इतने अधिकार नहीं दिए जाते थे, पर बहुत कम समय के अंदर महिलाओं ने अपने अधिकार जो है वो पाने की कोशिश की है, जिसके अंदर आज लेबर फोर्स के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था तो उस दौरान में खास रूप से महिलाओं से जिक्र किया था कि आप लीडरशिप उठाओ। क्विट इंडिया मूवमेंट तो महिलाओं ने ही चलाया था। इतिहास के अंदर महिलाओं की एक अलग भूमिका रही है। आप रजिया सुल्तान को देख लो या आप रानी लक्ष्मीबाई को देख लो, आपको एग्जाम्पल के अंदर देखने को मिलेंगे कि महिलाओं ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आप प्रभावती गुप्त को देख लो या वैदिक काल को देख लो, हर समय पे महिलाओं का रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं, लेबर फोर्स के अंदर भी अगर आप देखोगे या फिर आप स्पेस के अंदर देखो तो आपको कल्पना चावला जैसे महिला देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इंडिया हैज वुमन हैज अचीव अ लॉट ऑफ थिंग, बट अभी भी जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है वो ये बिलीव करती है कि वुमन जो है इकोनॉमिक बर्डन है, जिसके कारण से ये शायद इश्यूज जो है वो होते हैं। दूसरा, कई सारे लोगों को लगता है कि यार महिला के ऊपर हम लोग पैसे खर्च करेंगे, वो जॉब करेगी, फिर वो तो ससुराल चली जाएगी और उसके बाद में फिर हमको क्या मिलेगा। टू मच ऑफ सेल्फिशनेस, इंस्टेड ऑफ के हम लोग सोचे क्या नहीं हमारी आने वाली जनरेशन डेवलप हो, ऐसा नहीं सोचा जाता। सोचा जाता है कि हम कुछ करेंगे ताकि हमको बाद में रिटर्न मिले, तो फिर हम कुछ करें, नहीं तो क्यों करें। तो ये इशू जो है वो मिल जाते हैं। कई सारे लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जो इतिहास का जिक्र करते हैं, इतिहास का जिक्र करते हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं था। अरे भैया, महिलाओं को कहाँ से अधिकार नहीं था? महिलाओं को जंगल में जाके लकड़ी तोड़ने का अधिकार था। महिला जो है वो बाहर जाके फूल तोड़ा करती थी। महिला जो है वो संगीत गाया करती थी, बल्कि गुफाओं के अंदर महिला की इमेजेस मिली हैं जो गाना गाती है, डांस करती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या आपको लगता है कि महिलाओं के पास में एजुकेशन का अधिकार ना होगा? तो गुरु माता क्या हुआ करती थी? वॉज गुरु माता। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ये हैं कि वुमन के पास में अधिकार थे, बीच में सारी चीजें जो है वो हो सकता है चेंज हो गई हो, ठीक है। तो वुमन को इकोनॉमिक बर्डन ना समझते हुए वुमन को एक असेट समझा जाए, ठीक है। क्योंकि एक वुमन के पढ़ने लिखने, एजुकेशन और इकोनॉमी में सशक्त होने की वजह से बहुत बड़े डेवलपमेंट होते हैं। एक लड़का जो होता है, अगर वो कमाता है, मतलब मैं कमाता हूं तो मैं केवल मेरे परिवार को खिला सकता हूँ। मैं अगर पढ़ता हूं तो मैं मेरे परिवार को पढ़ा सकता हूं। पर महिला जो पढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, महिला के पढ़ने की वजह से वो तो पढ़ती है, साथ में वो अपने परिवार को पढ़ाती है, साथ में जिस परिवार में वो जाती है वहां पर भी वो पढ़ाई की बात करती है, वहां पर भी वो चेंजेस करती है। इतना ही नहीं, जब उस महिला को अच्छा सशक्त होता हुआ कोई और पिता देखता है, ठीक है, तो वो सोसाइटी के सारे नॉर्म्स को हटा देता है, कहता है कि नहीं मेरी बेटी को ऐसा बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में वो अपनी बेटी को वैसा बनाने के लिए काम करने की कोशिश करता है, जिसके कारण से और महिलाएं पढ़ती हैं। एक महिला के पढ़ने की वजह से कितनी ही महिला पढ़ जाती है, कितने ही परिवार पढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर महिलाओं का पढ़ना बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो हम लोग एक अलग ही दुविधा से जूझ रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ी है, पर अब कंट्रोल हो रही है।
जिसके अंदर आने वाले समय के अंदर ये मानते हो ना, यंग जनरेशन जो है वो कम होगी, है ना, जवान लोग कम होंगे। अब हम लोग तो बूढ़े हो जाएंगे ना, पर हमारी आबादी बहुत है, हम तो बहुत भीड़ में आए एकदम बल्क में। तो आने वाली जनरेशन के अंदर क्या होगा कि हम लोग जब बूढ़े होंगे तो ये देश बूढ़ा हो जाएगा, जिसके अंदर बूढ़ी आबादी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब जब बुजुर्ग आबादी ज्यादा देखने को मिलेगी तो क्या यंग लोग हमारे लिए वो काम कर पाएंगे, हमारा वो डेवलपमेंट कर पाएंगे? तो हमको हमारी इसी अवस्था के अंदर, हमारी जो जवान अवस्था है उसके अंदर ही वो अर्थ इकट्ठा करना पड़ेगा जो हमारे बुजुर्ग अवस्था के लिए भी काम आए। ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों के अंदर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों को करना है तो क्या वो केवल पुरुष कर सकता है? हम लोग को महिलाओं को भी सामने लाना पड़ेगा, महिलाओं को भी काम कराना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इनोवेट करें, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी जो है वो डेवलप। इस कारण से महिलाओं के आवश्यकता है, और महिला की आवश्यकता है भैया आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। वो महिला ही माँ है, वो महिला ही पत्नी है, वो महिला ही बेटी है। तो ऐसे केसेस जो है वो मतलब काफ़ी डिसहार्टनिंग लगते हैं मेरे को, जिसके अंदर महिलाओं के साथ में अबॉर्शन करा दिया जाता है, मतलब बच्चियों का ही अबॉर्शन करा दिया जाता है। ये चीज की शुरुआत हुई कैसे थी? तो 1970 के अंदर, 1970s के अंदर क्या हुआ था कि भारत के अंदर अबॉर्शन को लीगलाइज करा दिया गया, जिसके बाद अबॉर्शन होने की शुरुआत हुई। पर अभी तक जो सेक्स है वो इतना पता नहीं लगता था कि पेट के अंदर महिला है या पुरुष है। 1980s के अंदर हम लोगों को देखने को मिला था कि यार जो पेट में है वो महिला है या पुरुष है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी, जिसके बाद से आप देखोगे तो लगातार पुरुष की पॉपुलेशन महिला के मुकाबले बढ़ी है। 1980 के अंदर 108 लड़के थे 100 महिला पे, 1990 में 110 लड़के हो गए 100 महिला पे। दो हजार से 2019 के बीच में मिसिंग वुमेन जो है वो थोड़ी सी कम हुई, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिला है कि 109 पे आ चुका था, यहाँ पर आंकड़ा 109 पे आ गया था बाद में, ठीक है। और अभी ये देखने को मिला है कि 109 के बाद में 105 पे आ चुका है आंकड़ा 2019-20 का, ठीक है। ये 109 आंकड़ा आया था 2011 के अंदर, ठीक है। तो वापस से जो अबॉर्शन के केसेस हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अबॉर्शन के केसेस, ये सेक्स सिलेक्शन के केसेस सबसे ज्यादा कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं उस कम्युनिटी के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेक्स बेस्ड अबॉर्शन कराए जाते हैं, दैट इज द सिख कम्युनिटी, जहां पर 2% सिख पॉपुलेशन 5% तक मिसिंग वुमन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो वहां पर अभी ये देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा कम ये सारी घटनाएं जो है वो हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करते हैं हम लोग, डीआरडीओ के द्वारा इंडियन नेवी के इंडिजिनस मिसाइल को टेस्ट किया गया। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, मतलब सरफेस से एयर के अंदर बैठे किसी इक्विपमेंट को फोड़ सकती है। शॉर्ट रेंज है, पहला शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, मतलब पास वाले रेंज के अंदर ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो इंडिजिनसली डेवलप है, और उसका टेस्ट डीआरडीओ द्वारा किया गया है, जिसे कहा जा रहा है VLSRSAM, ठीक है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा कंपटीशन, ठीक है, रिसेंटली पूरे विश्व के अंदर हम लोगों को कई सारी डिजिटल इकोनॉमी के प्रमोट होने की वजह से कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डिजिटल मार्केट में पहले आ गई थी, जैसे गूगल, जैसे एप्पल, ये अपने पोजीशन का काफ़ी मिसयूज़ करती है। जैसे आपने गूगल पे और फ़ोन पे देखा होगा, ठीक है, फ़ोन पे जो है उसको वो मौका नहीं मिल पाता जो गूगल पे को मिलता है। क्यों? क्योंकि गूगल के पास में एंड्रॉयड, वो किसी भी फ़ोन वाले को एंड्रॉयड देता है कि भैया एंड्रॉयड, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एप्पल प्रयोग करने के लिए तो फिर यहाँ दर्द होने लगता है, ठीक है, मतलब एप्पल तो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हो जाता है फिर, तो इस कारण से अधिकतर लोग जो है वो एंड्रॉयड का प्रयोग करते हैं और बहाना देते हैं कि सस्ता सुंदर टिकाऊ मजबूत, कभी भी तोड़ो फेंको खाओ पियो ऐश करो वाला, ठीक है, 2 रुपये वाले पेन जैसा, ठीक है। तो एंड्रॉयड जो होता है उसका प्रयोग देश के अंदर काफ़ी होता है। अब एंड्रॉयड है गूगल का, गूगल किसी फ़ोन को कह रहा है, जैसे Xiaomi कंपनी को कह रहा है कि एक काम करो हम आपको एंड्रॉयड देंगे, बदले में आपके फ़ोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ऐप में गूगल के ऐप प्री इंस्टॉल आएंगे, जिसमें आप देखोगे जब भी एंड्रॉयड फ़ोन आप लोगे यूट्यूब आएगा ही आएगा।
गूगल पे आएगा ही आएगा, गूगल न्यूज आ जाएगा, जितने भी गूगल के ऐप है ना वो एक सेपरेट फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और उनको आप अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन के अंदर गूगल जो है वो अपनी मार्केट के अंदर डोमिनेंस का मिसयूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कभी सोचा ऐसे? नहीं सोचते, वही तो बात है। एप्पल का देखो आप, एप्पल भी ऐसे ही करता है, अपने ऐप स्टोर के अंदर किसी और कंपनी के ऐप को अलाउ ही नहीं करता। गूगल क्या करता है, गूगल के पास में प्ले स्टोर है, आप जितने भी ऐप डाउनलोड करोगे वहीं से करोगे, तो अपनी इच्छा के अनुसार ऐप का रिकमेंडेशन देता है, कॉम्पिटिटर का रिकमेंडेशन कम देता है। ऐसे सारे इश्यूज गूगल के अंदर देखने को मिलते हैं। अमेजोन भी मार्केट के अंदर उसी तरीके का एक बड़ा प्लेयर है, वो भी इसी तरीके की काम करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन कम होता है, इंडिजिनस जो चीजें हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, देश के जो स्टार्टअप है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं जब ये अपने मार्केट का इस तरीके का मिसयूज करते हैं। कोई कंपनी ने अपना आइडिया लाया, ये लोग उस आइडिया को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और अपने फिर भी उस कंपनी से ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है, अपनी मार्केट के अंदर पोजीशन का मिसयूज करके। इन सारी ही चीजों को ठीक करने के लिए, डिजिटल कंपटीशन को बनाने के लिए यूरोप के अंदर डिजिटल मार्केट एक्ट और डिजिटल सर्विस एक्ट लाया गया था यूरोपियन यूनियन के अंदर। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब भारत के अंदर भी इसी तरीके से कंपटीशन लॉ लाने की बात की जा रही है, जिसके अंदर जितनी मेजर कंपनीज हैं उनको बैठाया गया है, उनसे चर्चा की जा रही है और पूछा जा रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, कि हम लोग एक एक्ट तो निकालने वाले हैं जो कि ये एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस जो है उसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा शीट कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो, क्या बोलो, SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पे 22 से 26 अगस्त के बीच में अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जाओ सब्सक्राइब करो और मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप का फायदा उठाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।